ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर अंतर्राष्ट्रीय है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का 4 से 9 जुलाई तक अंतिम संस्कार किया जाएगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के अटैक में खामेनेई मारे गए थे। अब जब अमेरिका ईरान में जंग थम गई है, बातचीत चल रही है, तो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए दुनिया भर के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन पीएम मोदी की जगह भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा समारोह में शामिल होंगे। हालांकि इसके अलावा ईरान के कई नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सपा सांसद अफजल अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर के सांसद रहुल्ला मेहदी और लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा का नाम शामिल है। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में करीब 2 करोड़ लोग पहुंचेंगे। लेकिन जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारत की तरफ से भेजा गया है, ये क्या मैसेज देता है अजीत जी? देखिए, ये एक तो राजकीय सम्मान में राजकीय जो एक रिप्रेजेंटेशन होगा, गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन होंगे और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा होंगे। ये तो सरकार का आधिकारिक एक डेलीगेशन जाएगा। और ये एकदम समझने की बात है कि भारत ने इस बार भी बड़ा लो प्रोफाइल रिप्रेजेंटेशन भेजने का फैसला किया है। जब इब्राहिम रईसी मरे थे, जो राष्ट्रपति हैं, ईरान के राष्ट्रपति थे, और वो एक दुर्घटना में मरे थे, तो भारत के उपराष्ट्रपति गए थे। उस समय तत्कालीन 2024 में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे और उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था। तो भारत ने एक तो डेलीगेशन का लेवल अपना वो लो प्रोफाइल किया है। और इसका कारण यही है कि जो हम लोगों ने युद्ध के दौरान भी देखा कि भारत किसी कोई पार्टीजन वो नहीं दिखाना चाह रहा है कि हम इजराइल अमेरिका के साथ हैं या ईरान के साथ हैं। मतलब एक बैलेंस लेकर के चलने की जो बात होती है, तो एक उसका प्रोफाइल कम किया गया है। और जो दूसरे लोग आए हैं, जो दूसरे लोगों को बुलाया गया है, उसमें वो निमंत्रण निजी तौर पर है। वो कोई आधिकारिक और सरकारी रिप्रेजेंटेशन का वो न्योता नहीं है। वो अगर जाएंगे तो निजी हैसियत से लोग जाएंगे। और भी कुछ लोगों को हम देख रहे हैं, कुछ और लोगों के नाम है, हमको लगता है कुछ सामाजिक लोगों के नाम है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी, कुछ आध्यात्मिक धार्मिक लोगों के भी नाम है। तो वो निजी न्योता है। अब 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ लोग बुलाए जा रहे हैं। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो अयातुल्लाह अली खामेनेई थे, वो शिया समुदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु थे और इसके साथ साथ स्टेट हेड भी थे वहाँ के, ईरान के। तो एक राजकीय सम्मान भी है, एक धार्मिक सम्मान, धार्मिक समारोह भी है, एक राजकीय समारोह भी है, धार्मिक समारोह भी है। और उसमें इतने लोग आ रहे हैं, तो शिया लोगों को जो ये बुलाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, ये एक शिया रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ दिखाना है। और दूसरा निजी अपना जो जिन लोगों के साथ किसी तरह के संबंध किसी भी वहाँ के सरकार के लोगों को रहे होंगे, उनको बुलाया जा रहा है। अब कौन जाता है इसमें, ये देखने की बात होगी। और इसमें देखिए, जो लेफ्टिनेंट जनरल ये हसनैन हैं, बिहार के जो राज्यपाल हैं, वो खुद भी शिया समुदाय से आते हैं। तो एक वो भी एक संकेत है। और दूसरा जो ये खामेनेई थे, उनका जो हो रहा है, उनका भारत से भी एक एंसेस्ट्री जुड़ा हुआ है। तो वो भी है, इसलिए एक शिया लो प्रोफाइल है, लेकिन जो गवर्नर है वो शिया समुदाय से आते हैं। ये भी एक ध्यान रखा गया है इसमें। महबूबा मुफ्ती, इमरान हुसैन, अफजल अंसारी, जितने नाम हो सकते थे विपक्ष के नेताओं के, उन्हें भी बुलाया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे नहीं, जैसा नहीं, उन्हें भी बुलाया गया। वो जब 79 में ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से चाहे आप शिया हो या सुन्नी हो, वो झगड़ा है। लेकिन ईरान हमेशा से एक, वो कहते हैं ना कि एक मुस्लिम सेंटीमेंट की, ग्लोबल जो इस्लामिक एक सेंटीमेंट होता है, उसको दर्शाता है। और उस तौर पे देखिए कि जितने भी लोग जा रहे हैं, और अभी भी जब ईरान और अमेरिका की वार्ता चल रही थी, हमने कई जगह उस समय चुनाव वगैरह का भी माहौल था बंगाल में, तो हमने कई बार देखा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो काफी उस तौर पे दे रहे थे कि एक ताकत है जो अमेरिका को रेसिस्ट कर रही है। तो उस कारण भी देखिए कि व्यक्तिगत तौर पे जो भी अक्रॉस द पार्टी जो मुस्लिम लोग हैं और बाकी सामाजिक तौर पे वो भी जा रहे हैं। ये इश्यू तो नहीं बनेगा कि आपने कैसे इसका लेवल और गिरा दिया है? विपक्ष बना सकता है अजीत जी? हाँ, बना सकता है। विपक्ष की तरफ से ये इशू बनाया जा सकता है कि ये कहा ही जा रहा है कि भारत ने अपना जो लो प्रोफाइल डेलीगेशन करके ये मैसेज दिया कि हम इजराइल अमेरिका के साथ हैं। हालांकि ये मैसेज नहीं है। इसी मैसेज को कंटेन करने के लिए कि हम न इधर हैं न इधर हैं, भारत एक नॉन पार्टीजन व्यू रखता है, इसलिए ये किया गया है कि भाई आप 2 रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। लेकिन ये इशू बन रहा है, बनेगा भी। अमेरिका ईरान में तो फिलहाल जंग रुकी हुई है, लेकिन टेंशन बरकरार है, क्योंकि ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि वो अमेरिका से सीधे बात नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अब तक
एमओयू की शर्त पूरी नहीं की है। जब तक अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं करता तब तक ईरान उससे बातचीत नहीं करेगा। ईरान की शर्त है कि जब तक लेबनान से इजराइल की फोर्स हटती नहीं तब तक वो बातचीत नहीं करेगा। तभी तो दोहा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेयर्ड कुशनर दोहा में हैं, लेकिन ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत से इनकार कर दिया है। उधर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. अब जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और जो बात ईरान की तरफ से कही जा रही है सचिन जी, वो तो बात हम पहले दिन से जानते हैं। न्यूक्लियर पे जब तक ईरान पीछे नहीं हटेगा तब तक ट्रंप के लिए चुनौती है, और लेबनान से जब तक इजराइल नहीं हटता तब तक ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। और उसके साथ ये देखिए, ये चिकन एंड एग वाली बात है कि ईरान कह रहा है कि पहले आप हमारे फ्रोजन डील्स को, जितने भी फ्रोजन जो एसेट्स हैं, आप उसको खोलिए, हॉर्मुज पे हमारे दावे को आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी सारी बात मानेंगे। और अमेरिका का कहना है कि एनरिच्ड यूरेनियम वाली बात, और दूसरी कोई हॉर्मुज पे कोई ये नहीं होगा। तो सब लोग चाह रहे हैं कि डील हो जाए, लेकिन डील में पहले किसकी शर्त मानी जाए, क्योंकि ये होगा ना हु ब्लिंक्स फर्स्ट। इससे ये जाएगा कि ये जो लड़ाई जो अनरिजॉल्व रही, जो जिसका कुछ अंत नहीं हुआ, उसमें आप मोरल हाई ग्राउंड कौन लेगा कि हमने बाजी पलट दी। वैसी स्थिति में बात वहीं पे फंसेगी। और 60 दिन का जो मसला है उसमें दोनों देश चाहेंगे कि कहीं से निपट जाए, और उसी के लिए सारी टेक्निकल बात चल रही है लो लेवल पे, जो हायर लेवल पे बात होगी। लेकिन अंत तक देखिए, अभी जेडी वांस ने भी कहा कि अभी हम कोई भी ऐसा कदम नहीं लेंगे जिसमें फिर से हमें फोर्स डिप्लॉय करना पड़े, अटैक डिप्लॉय करना पड़े, लेकिन इससे हम इनकार भी नहीं करेंगे। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स इसी पे है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले उसके कंडीशन को मान जाए, एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज वाली बात, और ईरान चाहता है कि पहले आप हमारे जो एसेट्स हैं उसको आप डिफ्रीज कर दे, हमारे पास वो पैसा वो आ जाए, और हॉर्मुज पे हमारा दावा स्वीकार कर ले, तब हम आइए। बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ये शहमात के खेल की तरह है जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है, लेकिन क्या वापस से जंग शुरू होने की नौबत आएगी? नहीं, वापस जंग शुरू नहीं होगी। ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं। एबरेशंस होंगे, छोटे मोटे अटैक जो हम लोग देख रहे थे वो चल रहे थे। और अभी ये जो कतर में लोग बैठे हैं, ये मध्यस्थों के जरिए बात हो रही है, अभी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। दोनों आमने सामने बैठ करके बात नहीं कर रहे हैं। जो ट्रंप ने कल कहा, जब वो एयरफोर्स 1 में सवार हो रहे थे और उन्होंने कहा कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है, तो उनकी एक सदिच्छा थी। लेकिन बातचीत कतर में जो हुई है, मध्यस्थों के जरिए हुई है, उसमें एक खबर यह है कि संभवतः एक सहमति बन रही है कि वो $6 बिलियन जो कतर में फ्रीज किया हुआ है पैसा इसका ईरान का, वो खुल जाए और उसको कंडीशनल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी जाए ईरान को कि कंडीशनल इस्तेमाल है, आप बहुत ही जरूरी चीजों के लिए इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, इस फंड का जो 52-53 हजार करोड़ रुपए का फंड है। अब ये समस्या क्या है, ईरान में इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, लोग रोटी खरीदने के पैसे लोगों के नहीं है। मतलब ऐसी महंगाई है, ऐसी मुद्रास्फीति है, वहां पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई है। ऐसे में अगर उसका वो फ्रीज किया हुआ एसेट, कतर वाला एसेट खुलता है और ये कंडीशन होता है कि आप कुछ जरूरी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भी बातचीत आगे बढ़ने की, एक कदम आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी बातचीत होने की। तो ये संभवतः ये सहमति बन रही है कि हम ये $6 अरब आपका खोल देंगे, इसका आप जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करिए। ये हो रहा है। एक और जंग है रूस और यूक्रेन की जंग, जो ईरान अमेरिका की जंग से पहले शुरू हुई। पिछले 4 साल से ये जंग जारी है। एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। यूक्रेन के अटैक के बाद अब रशिया तबाही बनकर यूक्रेन पर टूट रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। पूरी रात कीव में सायरन बजते रहे, लोग दहशत के साए में जीते रहे। रूस के हमले में एक 9 मंजिला इमारत ढह गई। बताया जा रहा है कि कल हुए ताज़ा हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका में ब्रेक थ्रू पॉइंट्स क्या हो सकते हैं सचिन जी, ये तो हमें पता है कम से कम, लेकिन रूस और यूक्रेन में वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? 4 साल से एक जंग जारी है, जो अभी इस जंग की वजह से थोड़ी मेलो डाउन हुई थी, एक बार फिर से ये भी तेज हो गई है।
हो गई है। और देखिए एक स्टेलमेट आ गया है, क्योंकि अब यूक्रेन भी मॉस्को तक में अटैक करना शुरू कर दिया। उसमें सफलता मिल रही, खासकर उसने जो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, चूंकि उसे काफ़ी हेल्प मिल रहा है और डोमेस्टिकली भी उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके तहत देखिए वो क्या कर रहा है कि रूस के एनर्जी और सिक्योरिटी, जितनी भी एनर्जी से उस पर अटैक इसलिए कर रहा है ताकि रूस का जो फायदा बीच में ईरान क्राइसिस के कारण मिल रहा था, वॉर के कारण, एक तो वो हो जाए और उसका जो असर है वो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखे। और वैसी स्थिति में यूक्रेन के पीछे पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, बड़े देश है, और यूएस का भी लोग ये सोच रहे हैं कि यूएस भी अब धीरे धीरे सपोर्ट करेगा ताकि रशिया जो है टॉकिंग टर्म्स पे आ जाए। लेकिन रशिया भी मान नहीं रहा है। बात है कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत किसकी शर्त पे हो, बात वही है। वैसी स्थिति में दोनों तरफ से ये है कि आप दूसरे को कहीं ना कहीं पुशबैक करें कि जब बातचीत हो तो लेवरेज आप करें। मैं वही बात करना चाहती कि वो पॉइंट्स क्या हैं। देखिए वो शर्तें बहुत खराब हैं, और ये शर्तें जो है सिर्फ रूस की नहीं है। जब ट्रंप की सहमति से भी जो शर्तें रखी गई हैं यूक्रेन के सामने, यूक्रेन के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग है कि आप उस शर्त को एक्सेप्ट करें कि आप अपने मिलिट्री पावर को घटाएं, आप मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बनाएंगे, ये आप करें, और आप वो अलास्का मीट में जो बातें हुई थी, जी, और अपने कुछ टेरिटरी को सील करें। हाँ, छोड़ें आप जो है पूर्वी यूक्रेन का जो इलाका है, खास करके डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका है, उसको आप छोड़ें, जिस पर पुतिन का दावा है कि रशियन स्पीकिंग लोगों का यहाँ है और ये इस पर हमारा दावा बनता है, आप उसको छोड़ें। तो ये जो चाइना हमारे साथ कर रहा है कि जो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग वाला जो थ्योरी है, उस स्लाइसिंग जो है, एक तरह से क्रीमिया को कब्जा कर दिया 2014 में अटैक करके रूस ने। अब वो कह रहा है कि आप डोनेट्स्क छोड़ दीजिए, लुहांस्क छोड़ दीजिए, ईस्टर्न बॉर्डर छोड़ते जाइए। तो ये तो वही स्थिति होगी ना, जिस तरह आप एक डालते जाइए टुकड़े, सामने छोड़ते जाइए अपना हिस्सा, तो वो थोड़ा मान जाएगा। तो यूक्रेन नहीं एक्सेप्ट कर सकता, उसके लिए बहुत जो ह्यूमिलिएटिंग है, तो इसलिए टॉकिंग लेकिन ये भी तो ऐतिहासिक है ना, ह्यूमिलिएटिंग रशिया के लिए भी बनाया गया था। यही नाटो फोर्सेस है, यही अमेरिका है, ये पुराने ह्यूमिलिएशन का बदला ले रहा है। ये वर्ल्ड, आप जब अगर पीछे जाइएगा हिस्ट्री में, तो यही तो हुआ था। और जब चैम्बरलिन ने समझौता किया था मुसोलिनी के कहने पर हिटलर से जा करके, तो वहां चर्चिल ने यही तो कहा था कि आप अगर भूखे भेड़िए के सामने सोचते हैं कि आप मांस का एक टुकड़ा फेंक देंगे और उसको आप शांत कर देंगे, तो नहीं कर सकते हैं। उस समय भी यही हुआ था कि भाई आप जर्मन स्पीकिंग इलाका आप छोड़ दें अगर, तो वो मान जाएगा, तो नहीं मानेगा। वैसे ये छोड़ दें रशियन स्पीकिंग इलाका, तो मान जाएगा रूस थोड़े। ठीक वैसे ही अगर आप सियासी दलों की बात करें और फिर ये कहें कि आप अपना सांसद छोड़ दो, अपना विधायक छोड़ दो, तो क्या वो मान जाएगा? लेकिन जिससे जहां जाना होता है वो जाके ही रहता है। खबर महाराष्ट्र की ही राजनीति की है। शरद पवार ने अपने पार्टी के कांग्रेस में विलय के दावे को खारिज किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया था कि शरद गुट के एनसीपी का जल्द पार्टी में विलय होगा। कांग्रेस नेता ने कहा था कि इसके लिए दिल्ली में हाईकमान के साथ नेताओं की बैठक चल रही है, लेकिन अब शरद पवार ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। शरद पवार ने कहा है कि ना ही हमारी पार्टी में कोई टूट होने जा रही है और ना ही कांग्रेस में कोई विलय होगा। तो विलय वाली कोई संभावना नहीं है। संजय राउत भी एनसीपी को लगातार कहते रहे, लेकिन अजय जी, शरद पवार ने इन सारे बादलों को छांट दिया है। वो नहीं, अभी शरद पवार के साथ अब वो कैच 22 सिचुएशन है। उनके पास तीनों ऑप्शन है। विलय हो जाए उनकी पार्टी का, अपने भतीजे अब जो सुनेत्रा पवार की पार्टी के साथ विलय हो जाए और वो एनडीए के साथ रहें, क्योंकि सुनेत्रा पवार तो छोड़ेंगी नहीं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी, और पावर उनके पास है। फिर ये हो सकता है कि आप सरेंडर कर दे तमाम इंटरेस्ट को। अब शरद पवार की उम्र भी हो गई है। सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करें, बारामती पर कंट्रोल बना रहे, और प्रदेश की राजनीति सुनेत्रा पवार करें। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी बनाए रखिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप कांग्रेस के साथ विलय कर लीजिए। कांग्रेस के साथ विलय करने का कोई इंसेंटिव अभी उनके सामने नहीं है, ना उनकी बेटी के सामने। इंडिपेंडेंट बने रहेंगे तो इंसेंटिव है। वो क्या इंसेंटिव है? वो ये है कि आप मराठा प्लस मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में करते हैं, वो आपकी सर्वाइव कर जाएगी। और अगर उस सुनेत्रा पवार के साथ जाते हैं तो ये पूरा परिवार एकजुट होकर के आगे फिर मराठा पॉलिटिक्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो एकनाथ शिंदे जिस पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो अगर उनके सामने इन तीन विकल्पों में से चुनना होगा, तो पहला है कि वो अकेले इंडिपेंडेंट चलते रहें, दूसरा होगा कि सुनेत्रा पवार के साथ जाएं, और आखिरी विकल्प होगा कि कांग्रेस में मर्ज करें। और देखिए, वैसे भी जो एनसीपी है उसका अपना जो अधिकार क्षेत्र है वो पश्चिमी महाराष्ट्र, जो पुणे से लेके आप सतारा वाला रीजन है, थोड़ा बहुत कोंकण है, और मराठवाड़ा जो है ये है। कांग्रेस का जो पुराना आधार था अब नहीं बचा, वो विदर्भ का क्षेत्र है। तो वैसे भी ये नहीं है कि 1+1 11 या 2 होने वाला है, वो स्थिति ही नहीं है। दूसरी बात, विजय वडेट्टीवार कर रहे हैं खुद, तो ये देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में रहते हैं, ये इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कब कहां चले जाए। तो उस स्थिति में शरद पवार के पर्सपेक्टिव से, जैसा संपर्क में रहते हैं, इसलिए तो ये बात कह रहे हैं। जैसे कि देखिए, आजकल ये हो गया है ना कि विपक्ष अब असम में हर कांग्रेसी को लगता है कि उसको छोड़ के बाकी सारे कांग्रेसी
हिमंता बिश्वा शर्मा जी के संपर्क में रहते हैं। वही हाल आप देखेंगे विदर्भ क्षेत्र के जितने कांग्रेसी हैं उसके बारे में सब लोग कहेंगे कि ये तो देवेंद्र जी के संपर्क में है। तो ये कहना मुश्किल है। और शरद पवार कुछ भी हैं, अभी हाशिए पे अभी वो जा रहे हैं, लेकिन एक उनका एक सामाजिक आधार है, जैसे इन्होंने बताया कि मराठा है, मुस्लिम है, और चूंकि बीजेपी विरोध में वहां पे एक दलित समाज भी है, खासकर जो महार जो अपने आप को नव बुद्धिस्ट कहते हैं। उस स्थिति में कहीं से भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहते हैं तो वो बीजेपी के साथ अलायंस में जाए, बीजेपी के साथ, या आगे के तौर पे मराठा राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी को नियुक्त करें। कांग्रेस के साथ जाने से कुछ नहीं मिल रहा है। वो एक ऐसा दलदल है जिसमें आप जाएंगे तो आप धंसेंगे, बिल्कुल उबर कभी नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस चुनाव में समाजवादी पार्टी से बराबर की हिस्सेदारी मांग रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम पहली बार लखनऊ पहुंचे, जहां राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राज्य में विधानसभा का चुनाव हम बराबरी के साथ लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। बड़ा दल तो कांग्रेस है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन लड़ाया, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है। दोनों भाई हैं, मिलकर बराबर सम्मान के साथ और बराबरी के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ताकतवर होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उतना ही खतरनाक होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 403 सीटों पर कांग्रेस चुनाव की तैयारी करे, 403 पर समाजवादी पार्टी, हम डबल तैयारी के साथ बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराएंगे। 403 ले लो, 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? क्यों डबल तैयारी हो रही है? अखिलेश यादव ने बहुत शानदार तंज कसा है। ये पॉलिटिशियन को इस तरह से ह्यूमरस होना चाहिए है। आप इशू को डिफ्लेक्ट करने का आप में आपके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए। कांग्रेस इस ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे जी रही है? उस पर भी आते हैं। अब ये आपको बताएं, इस तरह का इशू हम लोग कई बार पहले भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जब पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और वो निकले और ममता बनर्जी का मुद्दा उस समय अटका हुआ था तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी के साथ, तो सब पत्रकारों ने पूछा कि ममता बनर्जी का मुद्दा लटका हुआ है, तो अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा कहाँ लटका हुआ है। तो फिर सब लोग हंसने लगे और बात खत्म होगी, चले गए। तो ये देखिए, मुद्दा ये था कि कांग्रेस बराबरी की सीटें मांग रही है, बिल्कुल ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही है। उसको घुमाया अखिलेश यादव ने ये कहा कि भाई ये तो डबल तैयारी हो रही है। तो वो तो उनकी अपनी बात है, लेकिन 406 सीटों की 806 सीटों की तैयारी 806 कांग्रेस की तैयारी ये है। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम तो अभी कांग्रेस का इतिहास याद आ रहा है, और अभी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में नेता थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे और कांग्रेस से लड़ रहे थे। जब आम आदमी पार्टी से निकले तो कांग्रेस में गए हैं, और अब कांग्रेस की महानता याद आ रही है उनको। ये भी एक विरोधाभास है, ये भी एक पैराडॉक्स है। उन्होंने कहा कांग्रेस असल में तैयारी कर रही है 403 सीट की। उसने पार्टी ने तय किया कि हम 2000 या 2200 लोगों के नाम मंगाएंगे, संभावित नाम, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3, 4-4, 5-5 नाम मंगाएंगे, उसमें से हम छांटेंगे हमारा कौन अच्छा है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है समाजवादी पार्टी। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है? सवाल तो ये है नहीं, ना संगठन है, ना कोई विधायक दल है। 2 तो विधायक हैं इनके, 6 एमपी बन गए। चूंकि पिछली बार का ऐसा माहौल था समाजवादी पार्टी के साथ आप मिलकर के चुनाव लड़े, तो उसके नाते 100 सीट की दावेदारी कांग्रेस की है। उस 100 में कांग्रेस 75-80 सीट पर भी मान जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि हर लोकसभा सीट में 1 सीट विधानसभा की आपको देंगे, तो 80 सीट मिल जाए। असली लड़ाई इन लोगों की होगी क्वालिटी सीट की, जहां हम चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश यादव अपने गढ़ में भी कांग्रेस को सीट दें, इसके लिए दबाव की राजनीति हो रही है। देखिए, कांग्रेस के साथ ये है कि हमेशा वो 2 माइंड में रहती है। या तो आप ये तय कर ले कि क्षेत्रीय पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जो अखिलेश ने कहा कि 403 की तैयारी कर लीजिए ना, कि आपके पास उतने विधायक हैं लड़ने के लिए, क्वालिटी विधायक की बात है। और या तो अगर वो इंडिया अलायंस की बात करती है, तो यह मानना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में जहां आप कमजोर हैं वहां आप जूनियर पार्टनर बन के रहें, और लोकसभा में आप कहें कि आपको थोड़ा ज्यादा सीट दिया जाए। ये यहां पे दिक्कत ये है कि पहले से आप दावेदार, और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा बिहार और उत्तर प्रदेश में, जहां जाने के बाद कांग्रेस की सत्ता डूबी है, कि जितने सीट आप ज्यादा कांग्रेस को देते हैं उतनी ही संभावना बीजेपी के जीतने की बढ़ती है।
क्योंकि एक तो वहां पे ऐसे ऐसे विधायक आते हैं, क्योंकि कांग्रेस में विधायक के लिए भी आपको पता नहीं, बिहार में जो डीके शिव कुमार है उनके रिकमेंडेशन पे वैशाली में एक सीट मिल जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। तो कांग्रेस में आला कमान का बिहार में क्या काम? कहने का मतलब है कांग्रेस में कहां से गुरिल्ला वार चलता है, आला कमान कितने हैं, किसका कहां से सोर्स होता है। तो जब वो सीट मिल भी जाती है तो वैसे में विधायक कौन होगा, इसके लिए आप मान के चलिए बिल्कुल वो हाई लेवल डिसीजन होता है, और हाई लेवल डिसीजन में कोई तय नहीं होता। वैसी स्थिति में अखिलेश की चिंता क्या होगी कि ऑलरेडी वहां पे योगी हैं, बीजेपी है, राशन शासन सब कुछ है, वो घेरने की कोशिश राम मंदिर के इसमें कर रहे हैं बैकग्राउंड में। अगर कांग्रेस को आप ज्यादा सीट देंगे तो ये भी तय नहीं है कि बीजेपी क्या करती है, जब अपने सहयोगी दलों को कुछ ज्यादा सीट देती है उनके ईगो के लिए, तय करवाती है कि विधायक कौन लड़ेगा। ठीक है, यहां तो उल्टी बात है। तो कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि आपकी स्थिति नहीं है राष्ट्रीय पार्टी वाली दावा करने की, प्रवक्ता की तरह बात ना करें, एक वहां के संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिल्कुल बात ठीक बात। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी सारी स्थितियां अनुकूल थी मीनाक्षी जी, तब भी 17 सीट लड़के कांग्रेस 6 जीती और 63 सीट लड़के अखिलेश यादव की पार्टी 37 जीती। बिल्कुल ठीक। वही 50% से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था। तो आप बड़ी पार्टी हैं, इस नाते आप थोड़े ज्यादा सीटों की बात, इसलिए अखिलेश यादव ने जो बोला कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आया है, इसमें यूजर नेम के जरिए भी चैट हो सकती है। व्हाट्सएप के इस नए यूजर नेम फीचर पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा। सरकार को आशंका है कि इस फीचर का इस्तेमाल फर्जी पहचान बनाकर ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में हो सकता है। मेटा ने स्पष्ट किया कि यूजर नेम फीचर अभी लाइव नहीं हुआ है और इसे इसी साल के आखिर में चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी क्लियर किया कि यूजर नेम फीचर आने के बाद भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए फोन नंबर अनिवार्य रहेगा। इतना ही नहीं, मेटा का कहना है कि यूजर नेम फीचर में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। इसको थोड़ा सा समझा दें कि ये डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध कैसे बढ़ सकता है ये यूजर नेम फीचर से। नहीं, देखिए यूजर नेम फीचर में क्या है कि वो कह रहे हैं कि आप वो प्राइवेसी के पीछे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी होगी, आपका नंबर नहीं रहेगा, आपके केवल जो यूजर नेम होगा उससे आप किसी से संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं, और जिसको आप करेंगे उसे आपका नंबर नहीं देगा। लेकिन इसमें चिंता की बात क्या है कि जो हमने ट्विटर या फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया पे देखा कि यूजर नेम में इम्पर्सनिफिकेशन हो सकता है कि कोई मान लीजिए आप ही के नाम से उसमें आगे कुछ जोड़ दे, पीछे कुछ जोड़ दे। वैसी स्थिति में इसमें जालसाजी की बात हो जाएगी। वैसी स्थिति में ये हो सकता है कि जो सरकारी एजेंसियों के नाम का ये हो जाए, उस तरीके से कोई एक नाम उससे मिलता जुलता बन जाए। तो अभी तक क्या है कि कोई भी कॉल करता है, कोई भी संपर्क करता है तो आप उसके नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस नंबर से है। यूजर नेम में आम उपभोक्ताओं के लिए इस बात की चिंता, और इसलिए भारत सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया है कि जब आप यूजर नेम के बेसिस पे करेंगे तो कोई इम्पर्सोनेट कर रहा है कि मेरे नाम से 3 और नाम बने हुए हैं, आपके नाम से 3, उसी तरह भारत सरकार के नाम से संबंधित पुलिस अधिकारियों के नाम से या उनके सेल के नाम से बना हुआ है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे फीचर्स बनते ही क्यों हैं? किसी को किसी से बात करनी है तो यूजर नेम, कमाल की बात है, अपने आप को छुपाने की जरूरत क्या है?